हाशिम डोगर साहब, दो तीन मुकदमा जो हैं बड़े थॉर्नी इश्यूज हैं जो जस्टिस फायज ईसा के सामने आएंगे। एक है सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री एक्ट के तहत। ये उस बेंच का हिस्सा नहीं बने थे क्योंकि उस बेंच में बंदयाल साहब ने इनको डाला था, लेकिन इनका इतराज़ ये था कि पहले इस केस का फैसला होना चाहिए, जो आज फुल कोर्ट उन्होंने बिठाई। लेकिन अब इनको अपनी मुद्दत के दौरान ही, जो अक्टूबर 2024 तक इनकी मुद्दत है, उसी के दौरान उस केस का फैसला करना पड़ेगा। पीटीआई के बहुत सारे लोग अंदर हैं और बाज़ों का ट्रायल होगा मिलिट्री एक्ट के तहत। उसके ऊपर इनका रोल आप क्या तवक्को रखते हैं? और इसी तरीके से जो हाई प्रोफाइल करप्शन के केसेस हैं या पोलिटिकल केसेस हैं, उसमें इमरान खान का केस भी है, नवाज शरीफ का केस भी है, उसमें जस्टिस फायज ईसा का रोल क्या देखते हैं? जी बिल्कुल। देखें, जो जहाँ तक पहला वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है, मैं अभी तक जो भी काजी फायज ईसा साहब के बारे में, जो हमारे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, मैं तो उनसे बहुत एक अच्छी उम्मीद रखता हूँ। अभी तक जो उनका पास्ट में लोगों के सामने जो एक्सपोजर है, तो नज़र यही आता है कि वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक। और ये जो आज मोअज़्ज़ज़ 15 जज साहबान को सामने बैठा के, और मैं समझता हूँ कि अवाम और कौम के सामने उन्होंने पेश किया, इट्स अ ग्रेट जेस्चर। मौजू हो सकता है मुझे उसका, मुझे ज़ाती तौर पे ना ठीक लगा हो, बट जेस्चर बहुत अच्छा है, जिसमें उन्होंने ये शो किया कि हम जो 15 जजेस हैं, हम इकट्ठे बैठे हैं और हम एक जो विजडम है, इसको एक यूज़ करते हुए मुल्क और अवाम के हक़ में। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी अहम नौइयत के केसेस हैं, जैसे कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में का ट्रायल होना, जो हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस हैं, इस तरह के केसेस में देयर इज़ नो हार्म कि ये इसी तरह इस प्रैक्टिस को करते हुए दोबारा आगे इसी तरह मोअज़्ज़ज़ 15 जजेस साहबान को बैठाएं, सबसे कलेक्टिव विजडम का वहाँ पे वो अपना मुजाहरा करें। और अगर आइन और कानून के मुताबिक वो फैसले करते रहेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि ये कौम और अवाम इतनी भोली नहीं है। अगर कोई जी बीच में हमें नज़र आता है, तो देखें, माजरत के साथ, जस्टिस बंदयाल साहब का जो टेन्योर है, मैं हालांकि कानून और आइन का स्टूडेंट नहीं हूँ, और शाह खावर साहब की मौजूदगी में आइन और कानून के बारे में बात करते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, मगर काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें उसमें हुई, और उसमें कुछ लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश की गई, जो कि मुझे उम्मीद है कि फायज ईसा साहब, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वो अच्छे के लिए काम देखिए, करेंगे। इमरान खान के मुकदमे के ऊपर मैं आपसे चाहूँगा राय दें। इमरान खान ने तोशा खाना का केस भी भुगतना है, इमरान खान ने साइफर का केस है वो भी भुगतना है, इमरान खान के ऊपर 9 मई का भी केस है, इमरान ने वो भी भुगतना है। उसके लिए अल्टीमेटली जहाँ मर्जी अदालतों में केस लगे हुए हैं, घूम फिर के वो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आने हैं। आप क्या सोचते हैं वहाँ फायज ईसा साहब को क्या करना चाहिए? उसी की लाइव कवरेज दिखाएंगे क्या? साइफर के अंदर इमरान का क्या रोल था, या 9 मई के अंदर इमरान का क्या रोल था? मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा ज़रूरी शायद इस वक्त मुल्क में और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो इमरान खान ने एक सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जो हमारे मुल्क के इंतहाई मुहब्बे वतन जो हमारे नौजवान हैं और पूरी कौम को एक बयानिए पे तैयार किया, तो मैं समझता हूँ इस कौम को और इस आवाम को एक हकीकत का, उनको ज़रूर पता चलना चाहिए कि इसमें किस हद तक इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट है। अगर लोगों को ज़हनी तौर पे मोटिवेट किया गया, मोबिलाइज़ किया गया कि आप अदारों पे हमले करें, तो इस चीज़ को सामने आना चाहिए, ताकि हमारी जो यूथ है, नौजवान हैं, इस मुल्क की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, उनको हकीकत का पता लगे। और मैं समझता हूँ कि अगर ये इस मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने केस उठा लिया, तो शायद जो आज हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये बहुत हद तक चेंज हो जाए, लोगों की सोच चेंज हो जाए। तो मैं समझता हूँ लोगों की सोच चेंज करने के लिए, सही रास्ते पे डोगर चलाने साहब, के लिए बीइंग लोगों इंटीरियर को हकीकत मिनिस्टर ऑफ बताना बहुत ज़रूरी पंजाब, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आपके ख्याल में 9 मई के लिए किसने मोटिवेट किया और किसने राह हमवार की हमलों के लिए? है। मैं आज हामिद खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर लीडर हैं और आइन और कानून के एक बड़े नामों में से एक नाम है, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा अच्छा एक, उन्होंने कहा जी कि जज्बात को भड़काया गया, वो लोग जिनको समझ ही नहीं थी कि हमने क्या करना, उन्होंने इमरान खान को अदारों के ख़िलाफ़ भड़काया, उनकी जेन साजी की, और उसके नतीजे में ये सारी जेन साजी हुई। इमरान खान की मैं तो 3 बड़ी गलतियां समझता हूँ। एक तो जब अदम एतमाद पेश हुआ, देखें, डेमोक्रेसी का हिस्सा है ये एक जो अमल है अदम एतमाद का। अगर आपके अपने ही आप मेंबर्स आप पे एतमाद नहीं कर रहे, तो कोई हर्ज नहीं था कि ये 140 एमएनएज लेके अपोजिशन में बैठ जाते। दूसरा, पंजाब और केपीकी में हुकूमत होते हुए उस हुकूमतों को ख़त्म कर देना। और तीसरा, आपके मद्दे मुकाबल पीडीएम था,
आपने पीडीएम को छोड़ दिया और आप अदालों के पीछे पड़ गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये आवाम को और हमारी नौजवान नस्ल को ये पता लगे कि हु वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि जिस दिन 9 मई का आपके ख्याल वाकया में हुआ, किसने तो इमरान को बजाय इसके कायल कि किया? लोग, आपके ख्याल में इमरान ने किसको वो तो भड़काया, नाम या सबके सामने किसने है। इमरान को भड़काया, या किसने कायल किया? नहीं, देखें, अगर आप इस एज में जाके और अपने आप को इतना एक बड़ा लीडर समझते हुए अगर आप लोगों के कहने पे भड़क जाते हैं, तो ये फिर आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अच्छे और बुरे में तमीज़ करनी चाहिए। मगर ये चीज़ मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि इमरान खान सियासी सिस्टम को छोड़ के डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अदारों के साथ शुरू कर दें। एक ज़माने में वो इनकी कौन थे सर? सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हाजिर रही, फिर उसके बाद में कॉल करके आपको बताऊंगा। अच्छा नहीं लगता। देखें, मैं चूंकि एक जमात का हिस्सा रहा हूं और कुछ बातें मैंने सुनी, तो आज मैं टीवी पे बैठ के नेम कॉलिंग करूं। आपके सामने है, सारी कौम जानती है कि वो लोग कौन थे जो इस तरह की इश्तियाल अंगेज बातें मेरी मौजूदगी में भी पार्टी मीटिंग्स में होती रहीं, जहां पे हमेशा ये बात हुई कि अदारों के खिलाफ गलत लेकिन बातें हुई, आप जिसको आप ऑब्वियसली आप मैं अल्टीमेटली इमरान को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि ही इज़ द लीडर, उनको अपने बड़े बुले का पता होना चाहिए था, तो आप उसी को अकाउंटेबल ठहराएंगे? देखें, अगर मैं एक एमपी हूं एक हल्के से, और मेरा कोई भाई या मेरा कोई अजीज या मेरा कोई रिश्तेदार वो थानों में करप्शन कर रहा है और मैं चुप करके बैठा रहूं, तो क्या मैं उसमें मुलवस नहीं हूं? मैं बिल्कुल मुलवस हूं। मुझे उस पर एक, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उस वक्त कोई ऐसी फ़ज़ा क्रिएट की जा रही थी, जब 9 मई से पहले मुझे इन्होंने कहा कि आप इस ओहदे से हट जाएं, होम मिनिस्टर से, क्योंकि लॉन्ग मार्च होनी है, तो वहाँ पे शायद कुम्हाज रही होगी, तो आप हट जाएं, तो मैंने मशवरा दिया कि आप लॉन्ग मार्च मत करें। बेहतर है कि इस मुल्क के अंदर जो भी चीफ जस्टिस हैं, जो भी आर्मी चीफ हैं, उससे हमारा क्या सरोकार है? किसी भी सियासी जमात का क्या सरोकार है कि कौन आर्मी चीफ बनता है? तो अगर आप ये समझें कि नहीं मेरी मर्जी का होना चाहिए, तो फिर तो ये, फिर आज वही है कि जो हो रहा है वो सबके सामने, बदकिस्मती से। आपको किसने कहा कि आप ओहदे से हट जाएं क्योंकि मुहाजरा ही हो सकती है, या वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहते थे? आपको ये बात किसने कन्वे की? मुझे ओहदे से कौन हटा सकता था, आप बताएं? परवेज इलाही साहब तो मुझे नहीं अब हटाना मेरे चाहते जहन थे। में तो नाम इमरान खान के अलावा कोई नहीं आता, लेकिन मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ क्योंकि आपने ये बात कही। जाहिर है, मैं, देखें, अब पता क्या है मलिक साहब, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं टीवी पे बैठ के, तो मैं चूंकि एक जमात में रहा हूं और एक बड़ी विजन लेके और एक बड़ी सोच लेके, हम समझते थे कि इस मुल्क में जो चीज़ें गलत हो रही हैं इमरान खान इनको दुरुस्त करेंगे, और हम बड़े होपफुल थे। उसी के नतीजे में एक बहुत बड़ी अक्सरियत उनके साथ खड़ी रही। और मलिक साहब, आप गवाह हैं कि जब अदम एतमाद पंजाब में पेश हुआ, तो हमारे लोगों को बड़ी बड़ी ऑफर्स हुई, लोगों ने ठुकरा दी, जो हमारे एमपीएस थे और इस तरह के लोग थे, और वो वफादारी के साथ आखिरी उस दिन तक खड़े रहे कि जब हमें पता था कि हम 186 मेंबर पूरे करके अपनी असम्बली की डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं, हमने तो वो भी कर दिया। मगर हमारा एक ही, जो अच्छा। मैं सुनता हूँ, जो लोग थोड़ा बहुत शऊर समझते थे या था, वो कहते थे कि आप अदारों से मुहाजरा ना करें प्लीज़, और हम रिक्वेस्ट करते थे आप असम्बली ना तोड़ें, ये बर आप कोई एक अकल वाली पॉलिटिकल बात सिस्टम थी को, भी नहीं जो उन्होंने डेमोक्रेसी को की, गैर चलाएं। सियासी सोच की एक शाखसाना था।